नेशनल रिफॉर्मर से आतमजीत कौर का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज के स्पेशल प्रोग्राम की होस्ट और आज के स्पेशल प्रोग्राम में जहां पे आज हम बहुत कुछ खास बातें करेंगे, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के स्पेशल प्रोग्राम में जहां पे इसका नाम हमने रखा है राष्ट्र के मोती, राष्ट्र का गौरव। बहुत ही खास, बहुत ही सम्मानित सेशन जिसमें हम भारत देश के कुछ खास मोतियों से, जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्र के मोती, राष्ट्र का गौरव, उनसे रूबरू होते हैं। एक खास मुलाकात। हमारे सभी दर्शकों से मैं आप सबका परिचय करवा देती हूँ। अपने दर्शकों से इनका परिचय करवाने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विजेंद्रा अग्रवाल जी, चेयरमैन महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून। जो आज के हमारे दूसरे स्पेशल गेस्ट हैं श्री जोगेश सिंगल जी, वाइस चेयरमैन महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून। एक बहुत ही बड़ा विद्या मंदिर बनाने जा रहे हैं महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून। सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आप सब से कुछ हमारे गेस्ट की इंट्रो के पल शेयर करूंगी। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद हम अपना सवालों का पिटारा लेकर हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में, हमारे जहाँ पे राष्ट्र के मोती, राष्ट्र का गौरव में हम सब शामिल होंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि आखिर ये विद्या का मंदिर ऐसा कैसा मंदिर है जो कुछ खास आने वाले समय में हम सबके लिए लेके आ रहे हैं। तो आइए एक गेस्ट की छोटी सी इंट्रो हो जाए। जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी आपका शो में। जोगेश सिंगल जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हमारे दर्शकों जिनके लिए ये आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है, अगर आपके मन में कोई सवाल हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे गेस्ट आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी से। हम पहला सवाल करें तो डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी, हम जानना चाहेंगे कि महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून परियोजना और उसके स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है डॉक्टर विजेंद्र जी? नहीं आ रही मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? जी बिल्कुल। जी, हमारा पहला हेलो, सवाल है जी हमारा पहला सवाल है कि महाराजा मेरी अगस्त मेरी सिंह। आवाज आपको आ रही है मैम क्या? जी, हमारा पहला सवाल है आपसे कि महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून परियोजना और उसके स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि आवाज नहीं आपके तरफ से कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। यही सवाल लेके हम जोगेश सिंगल जी के पास चलते हैं। श्री जोगेश सिंगल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून परियोजना और उसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे भारतवर्ष में स्कूल तो बहुत हैं और बोर्डिंग भी बहुत हैं, लेकिन ये खास बोर्डिंग किस लिए खोला जा रहा है, सवाल ये उठता है। ये बोर्डिंग
बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देगा और उनका जो विकास 5 से 14 साल की उम्र में होना होता है, उनको अच्छा अच्छा भोजन, ऑर्गेनिक फूड, वहीं का गाय का दूध, इस तरह की चीजों का उसमें स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। तो हमारा उद्देश्य समाज के हित में, समाज को चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से भी ये हमारा स्कूल है। और इसमें जो शिक्षा है, हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना या धन कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल चरित्र निर्माण करना भी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे देना है, जिससे हम गर्व के साथ कह सकें कि हम भारतवासी। जी, तो सेठ चौखामल, जिनकी स्मृति में महाराजा अगस्त्यसेन विद्यापीठ देहरादून में खोला जा रहा है, वो कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे। देश के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उनको अंग्रेजों ने कई अवार्ड से नवाजने के लिए ऑफर किया था, जिनको उन्होंने ठुकरा दिया। वो सेल्फ मेड इंसान थे और अपने भारत के लिए बहुत लंबा है, जी, में काफी टाइम लगेगा, लेकिन वो एक व्यक्तित्व थे, फ्रीडम फाइटर थे। देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनके संपर्क थे। जी। तो इतनी बड़ी परियोजना का किसके आशीर्वाद से निर्माण करवाया जा रहा है? महाराजा अग्रसेन जी हैं, जो हमारे वंशज हैं, जिनकी हम संतानें हैं, जिनकी हम पीढ़ियां हैं, उनके आदेश के अनुसार या उनके आशीर्वाद, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से ये हमारा एक जिंदगी का बहुत बड़ा मिशन है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं उनके आशीर्वाद से, तो देश में एक क्रांति लाएगा, शिक्षा का स्तर बदलेगा। और शिक्षा किसको कहते हैं? जी, शिक्षा का स्तर वाकई में बदलने की जरूरत है। लोगों को वाकई में एक ऐसी माँ-बाप क्रांति को के आने की जरूरत है। जी, जी, हमें आशा शिक्षा तो करते हैं मिलती कि है, आप लेकिन संस्कार हमारे को मिलती है। जी, जी, आशा करते हैं कि जो क्रांति महाराजा अग्रसेन जी लाना चाहते थे, आपके ज़रिए वो आप लाने में कामयाब हो जाएँ। ये जो विद्या का मंदिर खोला जा रहा है, ये एक ऐसी सक्सेस लेके आए कि वाक़ई में पूरे देश की रूपरेखा ही चेंज हो जाए, वो बदल जाए। एक बार फिर से जो हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो फिर एक बार से सोने की चिड़िया वाक़ई में हो जाए। तो ऐसा सपना जो महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ जी ने देखा था और आप उनके वंशज के रूप में उनका ये सपना पूरा करने की कार्य कर रहे हैं, हिम्मत रखते हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ देहरादून के प्रबंधन मंडल में कितने और कौन-कौन लोग हैं और ट्रस्टी कितने लोग हैं? अभी इसमें 21 ट्रस्टी हैं। मुख्य तौर पे हमारे डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल ये पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और साथ में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनका लक्ष्मण बन के, कि मैं भी इस प्रोजेक्ट में कुछ अपने जीवन का अच्छा समय दे पाऊँ, और जो हमारा सपना है इस देश के अंदर, वो मैं पूरा कर पाऊँ। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है हमारे, जिससे हम अपने जीवन का, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि हम उसमें कामयाब होंगे। जी, बिल्कुल। आप अगर इसी तरह से, इसी निष्ठा से काम करते रहेंगे, तो वो भगवान जी खुद स्वयं प्रकट होकर आपके इस कार्य को संपन्न भी करेंगे और सक्सेस भी देंगे। तो डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसी तकनीकी कारण की वजह से वो हमसे टूट चुके थे। तो वापस मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी पहले तो कि मेरी आवाज़ उनको पहुँच रही है? मैम बिल्कुल, अब आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट, परफेक्ट। तो वेरी गुड। हमने शुरुआत की है जोगेश सिंघल जी से, कुछ महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ देहरादून के बारे में जानने की, और नेक्स्ट सवाल आपके पास आ रहा है कि प्रिंसिपल जिन्होंने इस
शोषित कार्य परियोजना को पूर्ण करने का महान जिम्मेदारी ली है। कौन है, जी। क्या है, उनका शोषित जगत में योगदान क्या है? ये मैम करीब 55 साल की इनकी उम्र है, एज है 55 साल की। बहुत बड़ा इनका एक्सपीरियंस है। सुचेता गुप्ता, काफी स्कूलों में इन्होंने रन किया, काफी स्कूलों को, और कई स्कूलों को इन्होंने बोर्डिंग स्कूल को रन किया है, स्टार्टिंग किया है। काफी अच्छा, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं और बहुत अच्छा बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा देखते हैं। सुचिता गुप्ता जी इनका नाम है। सुचिका गुप्ता जी। तो बहुत-बहुत बधाई जी। सुचिका गुप्ता जी, और ऑल द बेस्ट कि आप इस महान कार्य में इन सबके साथ जो है वो खड़े हैं, और इनका आशीर्वाद बना रहेगा। और जितनी सक्सेसफुल आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में किए हैं, वो जो नया हम कार्य खोलने की बात कर रहे हैं, उसमें भी वो इतनी ही लगन से काम करेंगे और डेफिनिटली वो भी सक्सेस होगा। तो महाराजा अगस्त्यन जी। विद्यापीठ किस कक्षा सत्र से जी शुरू हो रहा है व किस शैक्षिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो रहा है? मैम ये थर्ड से शुरू होगा और ये 9th तक का एडमिशन अभी हम लेंगे, और सीबीएसई से एफिलेटेड होगा, क्योंकि 9th से ऊपर का एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाद में जाके ये थर्ड से लेकर के और 12th तक का स्कूल रहेगा। ये टोटल 100% इसको वो होगी, इसके अंदर जो रेजिडेंशियल स्कूल होगा 100%। इसमें कोई बाहर का बच्चा डे बोर्डिंग वाला नहीं होगा। ये केवल और केवल बोर्डिंग स्कूल होगा। ओके, ओके। तो ये जी। बोर्डिंग स्कूल का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक का रहेगा? देखिए मैम, जो स्कूल जिस तरह रन करते हैं ना, सुबह से लेके 7 बजे शुरू हो जाते हैं स्कूल और 2 बजे तक जी, रहते हैं। उसके बाद में और गतिविधियां रहती हैं, वो स्कूल उसी तरह से रन करेगा जैसे जनरल स्कूल रन करते हैं। लेकिन ये केवल इसमें फर्क ये रहेगा, ये केवल बोर्डिंग स्कूल रहेगा, केवल बोर्डिंग। बोर्डिंग के अलावा ये डे बोर्डिंग या रेगुलर स्कूल नहीं होगा, ये केवल बोर्डिंग स्कूल होगा। ठीक है। तो क्या इस बोर्डिंग स्कूल में आपने और बच्चों मैं के तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ। जी, मैं तो एक बात तो और भी कहना चाहता हूँ, बच्चे जी को बताइए। डे बोर्डिंग में ना पढ़ा करके केवल बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। उसका लाभ ये मिलता है, जो आने जाने का टाइम बच जाता है, एक आदमी का जी, सिस्टम होता है, वो बच्चे को वहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल मिलता है, इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई खेलने वाला नहीं है, सारे टीचर वहीं रहना है, सारे स्टाफ को वहीं रहना है, प्रिंसिपल को वहीं रहना है, क्लास टीचर को वहीं रहना है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ जल्दी बढ़ती है और अच्छी बढ़ती है। समय जी, मिलता है ना, प्रॉपर समय मिलता है। जी, जी। बिल्कुल जी। ठीक कहा आपने। जी। समय तो वैसे 24 घंटे ही हैं सभी के पास, आप हैं, मैं हूँ, छोटा बच्चा है। मगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वाक़ई उनके लिए एक-एक मिनट कैसे कीमती हो जाता है, ये हम समझ सकते हैं। और जब वो ट्रैवलिंग में निकल जाता है समय, तो बच्चे भी उस चीज़ को जो है वो महसूस करते हैं। तो जो भी मैं आपने सोचा है वो जी, मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जो ट्रेवलिंग में जो टाइम निकलता है वो तो निकलता ही है, साथ में जब बच्चा जाता है घर पे तो उसका 1-2 घंटे का एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है। माहौल बच्चों जी, फैमिली वाला आ जाता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बातें हो रही है, ये हो रहा है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, कोई मिलने वाला आया हुआ है, तो उससे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। जो हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो स्टार्टिंग में ही यदि इसको प्रॉपर दी जाए, बच्चे की जो ग्रोथ है वो 5 साल से शुरू होती है और 12 साल तक जो आप उसको पढ़ाओगे, जो उसके दिमाग में बिल्कुल, डालोगे, जो भी जैसा भी रहेगा, वो 12 साल तक में जो पढ़ लेगा वो उसके लाइफ में हमेशा काम आता है। ये जो 5 साल से और 12 साल की जो उम्र है बच्चे की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उम्र है। इसके अंदर यदि जिस तरह भी हम उसको पढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, वो उसके दिमाग में हमेशा बैठते रहता है। और बिल्कुल हमारे यहाँ सही। तो एक और भी सिस्टम रहेगा इसका, जो भोजन की व्यवस्था जो होगी, जो जिसको हम गाय का दूध मिलेगा उसको, अमृततुल्य होता है गाय का दूध। यदि जी, मेरा किसी भी बच्चे अगला को, सवाल यही था। मैं आपके चैनल पर एक बिल्कुल गारंटी के साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जी, कि यदि कोई भी बच्चा बचपन से लेकर के और केवल 15 साल तक बच्चा गाय का दूध पी ले, ना उसको कोई बीमारी आएगी, एक बार। दूसरी बात, कभी भी वो, कभी भी उसकी जो माइंड है वो बड़ा अच्छा, एकदम शार्प माइंड रहेगा, काम करने की राइट, शक्ति रहेगी, और कोई भी उसको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी, जैसे हमको बुखार बिल्कुल, फलाना ढिमकाना, ये बातें जो होती हैं। केवल एक ही चीज बच्चा कर ले, पेरेंट्स कर ले, शुरू से लेकर के और 12 साल तक के, 13 साल तक की उम्र, उसको 100% दूध पिलाएं।
गाय का, कोई दूसरी चीज ना पिलाएं, एक बात। दूसरी बात ये है, खाने पीने की जहां तक बात हो रही है, हम लोगों का यहाँ पर जो ये जो सौंधा नमक होता है जो बर्तन में यूज करते हैं, बच्चे को यदि वो खिलाया जाए तो उसकी शार्पनेस रहेगी, बुद्धि बड़ी तेज रहेगी, उसकी कोई बीमारी नहीं होगी। हम लोग तो ये सफेद नमक जो खाते हैं, ये तो आधी बीमारी का जड़ है। हम अपने बच्चों को क्लास में, जो भी किसी भी क्लास का बच्चा है, चाहे हमारे यहाँ 1000 बच्चे का हम लोग टारगेट एक लेके चल रहे हैं, 1000 बच्चों को सबको खाने के अंदर केवल और केवल सौंधा नमक खिलाएंगे हम। और मिर्च जो होगी वो जो है लाल मिर्च खिलाएंगे, जो काली मिर्च जो होती है वो खिलाएंगे। ये जो फालतू की चीज है ना, उल्टा सीधा कुछ नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल एकदम साधारण खाना, पौष्टिक आहार, बिल्कुल एकदम पौष्टिक, जो बच्चे के शरीर में लगे, क्योंकि यही तो उम्र है बच्चे को बनाने की। इसी उम्र में बच्चा खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। जी और क्योंकि जी बच्चे होते हैं और उनकी हड्डियां भी कमजोर रहती है, तो अगर पौष्टिक आहार उनको मिलता रहेगा, एक तो उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और डेफिनेटली वो जो टारगेट्स अचीव करने के लिए स्कूल में एडमिशन लेंगे, वो टारगेट भी इजीली अचीव कर पाएंगे। वरना बिल्कुल आजकल के बिल्कुल। बच्चे बाहर की चीजें खा खा के अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी है, बिकॉज बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है। आज हम जी जी हर एक दूसरे बच्चे को शुगर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम जो है वो सुनने में आ रही है। तो होपफुली आपके यहाँ पे जो भी फैसिलिटी भोजन की दी जाएगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो स्कॉलरशिप के रिलेटेड है कि महाराजा अग्रसेन सिंह विद्यापीठ देहरादून में 100% तक स्कॉलरशिप कितने बच्चों को प्रदान किया जाएगा और उसका क्या आधार होगा? मैम, इसका आधार ये होगा कि हमारे यहाँ जो कैपेसिटी का हम स्कूल बना रहे हैं, वो 1000 बच्चों की कैपेसिटी का स्कूल बना रहे हैं। जी उसमें से 500 बच्चों से तो लगभग पूरी फीस ली जाएगी, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास उसकी फीस होगी, लगभग पूरे साल की। आधी आधे 500 बच्चों से पूरी फीस ली जाएगी, जो लोग सक्षम है, जो पैसे दे सकते हैं। जो पैसे नहीं दे सकते किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, बिजनेस में घाटा हो रखा है, बिजनेस कम हो गया है, कोई दुर्घटनावश कोई नहीं रहा है, कोई कमाने वाला नहीं है और मेधावी छात्र है, तो उसको हम अप टू 100%, मतलब किसी को 50% भी दे सकते हैं, 60% भी दे सकते हैं, 70% भी दे सकते हैं। पेरेंट्स की एक मीटिंग के बाद, मेन टू मेन उसकी मीटिंग होगी, उसके बाद में उसको डिसाइड किया जाएगा कि इनको कितने स्कॉलरशिप की जरूरत है। 50% की जरूरत है, 60% की जरूरत है, 75% की जरूरत है, कितना, वो डिपेंड करेगा पेरेंट्स के ऊपर, उनकी स्थिति क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता, फीस के अभाव में कोई बच्चे की एजुकेशन खराब ना हो, फीस के अभाव में। यदि ऐसा मुझे लगता है, कमेटी को ऐसा लगता है, हमारे योगेश जी उस कमेटी के चेयरमैन होंगे, अभी तो हम वैसे पूरे के पूरे वाइस चेयरमैन हमारे पूरे संस्था के, लेकिन इसका जो पूरा जो देखना है, ये योगेश जी को देखना है सारी चीजें। इसमें क्या देखेंगे कि मेन टू मेन उनका इंटरव्यू हुआ और ये लगा कि यार ये पैसे बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा पढ़ना चाहिए, मेधावी छात्र है, तो उसको, इनको ये पूरा अधिकार होगा कि उसको 100% तक भी स्कॉलरशिप में जा सकते हैं। लेकिन कुछ कम बच्चों के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सबको दिया जाएगा, कुछ को, किसी को 50% दे दिया जाएगा, किसी को 60% दे दिया जाएगा, किसी को 70% दे दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। इनको पूरे अधिकार होंगे इसके, और ये पूरा का पूरा जिसको रिकमेंड कर देंगे उसको 100% तक भी मिल जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। लेकिन मेरा केवल इतना ही वो है कि भाई सबको, बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो पढ़ सकता है, फीस के भाव में उसको घर नहीं बैठना, बस मेरा एक ही उद्देश्य है। जी। और अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद, जैसे आपने बताया कि 9th तक रहेगा, तो अगर उसको आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं? नहीं मैम, 9 तक नहीं रहेगा, हमारा जो स्कूल होगा वो 12 तक ही होगा। ओके। पहले अभी 9th का हम एडमिशन ले रहे हैं, 9th के बाद में वो क्लास 10 में चली जाएगी, फिर 11 में चली जाएगी, फिर वो 12 में चली जाएगी। हमारा जो होगा कंटिन्यूटी हमेशा रहेगी, के कहीं लिए, पे बच्चे का हाँ ब्रेक नहीं होगा। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा। ये तो जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है ना सीबीएसई की, वो ये इसी तरह से है। ये तो हम तो एफिलिएशन होगा ना हमारा सीबीएसई से, तो उन्हीं के नॉर्म्स के अनुसार हम लोग चलेंगे, उसी के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन हमेशा जो हमारा स्कूल रहेगा वो 3rd से ही रहेगा, क्योंकि ये डे बोर्डिंग नहीं है, ये 100% बोर्डिंग है। 3री क्लास से लेकर 12वीं तक हमारा बच्चा स्कूल में रहेगा ये। लेकिन अभी जो हम एडमिशन लेंगे, जो रजिस्ट्रेशन हम अभी कर रहे हैं, वो 3rd से लेकर के और 9th तक का कर रहे हैं।
क्योंकि 10th का कर नहीं सकते हैं। जी, हमारे पास एक व्यूअर का कमेंट आ चुका है, एक सवाल आ चुका है। डॉक्टर नवप्रीत सिंह, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट करके अपना सवाल हमारे गेस्ट से किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बात है कि जो हम लोग स्कूल जो बना रहे हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, ये हम लोग पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में पेरेंट्स की यदि कोई पोजीशन ऐसी है कि भाई नहीं दे पा रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उसको भी हम लोग विचार कर सकते हैं उस कंडीशन पर भी। ये लेकिन हमारी जो अभी स्कूल की जो कैपेसिटी रहेगी वो केवल और केवल 1000 स्टूडेंट की रहेगी, 1000 की बस। जी, जी। तो हम नेक्स्ट सवाल जो है वो जोगेश सिंघल जी के पास लेके चलते हैं। हम जानना चाहते हैं कि महाराजा अग्रसेन सिंह विद्यापीठ देहरादून कितने क्षेत्रफल में शैक्षणिक भवनों का निर्माण व अन्य सुविधाओं का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा और कितनी लागत आएगी इसको बनाने में? देखिए, इसमें ये टोटल लैंड 20 एकड़ है और इसकी 1 लाख स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग बनेगी, इसमें बच्चे पढ़ेंगे। बाकी एरिया में काफी सुविधा होंगी, दूध उगाया जाएगा और पैदल पथ बनेगा। तो उसके 1 लाख स्क्वायर फीट रहेगा। तकरीबन अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपया इसकी आनी चाहिए, ऐसा अनुमान है और आगे जाके ये बढ़ भी सकती है। तो ये अपने आप में ये जो जगह है, दोनों तरफ के नदियां हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पर। और जो बाबा रामदेव का योग आश्रम है उसके नजदीक में है बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी ये लैंड है और मतलब बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देने वाली ये जगह है। जी, तो आपने बताया कि टोटल 20 एकड़ की जगह है, तो इस स्कूल का जो निर्माण किया जा रहा है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपर ये जो स्कूल किस ईयर में या किस मंथ में हम बात करें ये प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा, सबके लिए ओपन हो जाएगा? अनुमान है कि 2025 में इसमें बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे और इसका शिलान्यास भी 6 महीने के अंदर अंदर हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि 6 महीने के अंदर इसका शिलान्यास हो जाए। जी, और आप लोगों की तरफ से 2025 में ये जो है वो बच्चों के लिए ओपन कर दिया जाएगा, मगर उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले आ जाते, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन 3 सालों में अगर कोई आपके पास आ जाता तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका क्या फीस चार्जेस है? जी, जी। उसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू हो जाएगा। नहीं है, देहरादून में हम सुनते थे कि पहले बहुत, तो ऐसा नहीं है। इसकी फीस भी एक ऐसी होगी सकेगी, इसका चालू हो जाएगा। जी, मुझे लगता है सिंघाल साहब से हमारा कनेक्टिविटी टूट चुकी है, तो नेक्स्ट सवाल जो है हम डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी के पास लेके चलते हैं। इस बोर्डिंग स्कूल में और क्या-क्या सुविधाएं आप जो है वो बच्चों को देंगे, या फिर हम ऐसा कहें कि बच्चों के पेरेंट्स को पहले आप कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि बाकी स्कूलों से ये स्कूल कैसे अलग रहेगा? ये सवाल किससे कर रहे हैं? मेरे से कर रहे हैं या योगेश सिंघल से कर रहे हैं? जी, आप दे दीजिए। है जी? जी, आपसे सर अग्रवाल ओके सर। ओके मैम इसके अंदर जो सुविधाएं होंगी वो पूरी, जैसे एक इंटरनेशनल स्कूल में सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधा होंगी। इसके साथ साथ स्कूल तो बहुत हैं, बनते रहते हैं, नए नए खुलते रहते हैं, सारी बहुत बड़े स्कूल हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विशेष फैसिलिटी है वो उसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। जितनी फैसिलिटी सभी स्कूलों में होती है अच्छी से अच्छी वो तो होंगी ही होंगी।
इसके अलावा इसके अंदर एक बड़ी पहली बार जो हम लोग इसको विचार कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं इसको हम लोग, जो हमारी हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है, हिंदी हो गई, अब तो अंग्रेजी भी हिंदुस्तान की लैंग्वेज होगी, वैसे हिंदुस्तान की नहीं है लेकिन वो एक तरह से हिंदुस्तानी सब उसको बोल रहे हैं, तो हिंदुस्तान की एक तरह से जी लैंग्वेज होगी, सेकेंड लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश जो है। इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा जो बच्चा जिस क्षेत्र का है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वो भी हमारे यहाँ सारी पढ़ाई जाएंगी। जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, कर्नाटक है, कर्नाटक की भी पढ़ाई जाएगी। जो क्षेत्रीय लैंग्वेज के अलावा एक भाषा, विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी शुरू से तीसरी क्लास से। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ। जी कोई आदमी चाइना की भाषा सीखना चाहता है तो उसको तीसरी क्लास से ही चाइना की भाषा भी, एक भाषा, मतलब जो हमारी एजुकेशन है वो तो रहेगी रहेगी, उससे उसके अलावा एडिशनल भाषा चाइना भी पढ़ाई जाएगी। यदि वो चाइना में इंटरेस्टेड है, कोई फ्रेंच में इंटरेस्टेड है, फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। जहाँ की लैंग्वेज में वो इंटरेस्टेड है, विदेशी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज उनको पढ़ाई जाएगी एक्स्ट्रा में। बाकी तो सारी सुविधा होंगी होंगी, स्विमिंग पूल जी होंगे, सारी सुविधाएं होंगी। ये तो हम लोग जो बना रहे हैं ना, ये तो एक अकेडमी बना रहे हैं, बड़ी अकेडमी बना रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ में इसमें स्पोर्ट अकेडमी भी होगी। यदि किसी बच्चे का मन है क्रिकेट की में ट्रेनिंग लेने का, तो क्रिकेट अकेडमी है। किसी का फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो फुटबॉल, अभी से शुरू से, मतलब 3 साल से। इसके अंदर मैं एक और बात जरा से बीच में जोड़ना चाहता हूँ। बच्चे का जो मन होता है, जैसे हमारे तीसरी क्लास में बच्चा है, तो उसको हम लोग उसके बड़े बड़े लोगों से, वैज्ञानिक लोगों से उसका माइंड को पढ़ के, भाई ये क्या बनना चाहता है, आगे क्या बनेगा, डिस्कस करके। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको वही वातावरण दिया जाएगा, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको वही वातावरण दिया जाएगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वही वातावरण, मान लो कोई आईएएस करना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है शुरू से ही, तो उसको वही वातावरण उसको दिया जाएगा, ताकि जब वो बच्चा निकल आए पढ़ के तो उसको सारी चीजें, उसको ज्ञान आ जाए, सब कुछ ज्ञान आ जाए उसको। बस ये हम चाहते हैं। जी। तो स्कूल के अंदर खेल सुविधा भी आपने कुछ रखी है या नहीं? क्यों जी? स्कूल के अंदर आप खेल की सुविधाएं भी, जो है आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स की नहीं नहीं सुविधाएं मैम, या आपने उसके पूरा, रिलेटेड चैंपियनशिप जो है वो मैम वही बता रहा हूँ, आपके आपने नीति में है? शायद हमारा जो आपने सारा स्ट्रक्चर देखा होगा, जो हमारे नक्शे बने वो आपने देखे होंगे। जो गेम जो होते हैं, जो आउटर गेम होते हैं, जो इंटरनल गेम होते हैं, वो सारे गेम यहाँ पर होंगे एजुकेशन के साथ साथ। क्रिकेट भी होगा, बास्केटबॉल भी होगी, जितने गेम होते हैं, अब मैं लूंगा तो बहुत सारे 25 गेम है करीब करीब, वो सारे गेम इसमें होंगे। कबड्डी भी होगी इसमें, कुश्ती भी होगी। जो जी बच्चा शुरू से ही, और इसके जो कोचेज होंगे वही इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो इसके कोच होंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कोच होंगे, उन्हीं से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जी जी। इसको तो बच्चे को हम ये स्कूल जो बना रहे हैं, बच्चे के लिए, भविष्य के लिए बना रहे हैं। जी जी, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप सब मिलके इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर कोई मन से एफर्ट्स करता है तो डेफिनेटली वो ऊपर वाला देखता है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, और डेफिनेटली वो सक्सेस होता है आने वाले टाइम में। तो हम जानना चाहते थे कि अगर सिंगल साहब को और आपको लगता है कि वाकई में ये बच्चा जो है आपका क्वालिफाइड टेस्ट पास कर गया है, ठीक है, अब ये भी पता चल गया है कि उसके पेरेंट्स की जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं, तो जानना चाहते हैं कि आप उस बच्चे को अगर डिसाइड कर लेते हैं कि 100% स्कॉलरशिप के लिए ये एलिजिबल है, उसको कैसे उपलब्ध करवाएंगे? क्या क्या ऐसे साधन रहेंगे? क्या वो बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा, फिर जाके वो 6 महीने के बाद उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, या कैसे रहेगा? नहीं नहीं, वो पहले दिन से मिलेगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा। एक सिंपल सा इंटरव्यू होगा पेरेंट्स का, मदर का, फादर का, या जो भी उसके गार्जियन होंगे, उनका एक इंटरव्यू होगा। वो जो जो भी उस समय कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उसके, वो देखेंगे, बाकी सिंगल साहब देखेंगे, हमारे जो योगेश सिंगल जी हैं। डिसीजन इन्हीं को लेना है उसके लिए। यदि ये डिसाइड हो गया कि भाई इनको स्कॉलरशिप 100% देनी है, तो उसमें कोई बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। वो पहले दिन से ही फिर उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसको कोई फीस नहीं जमा करानी है किसी भी तरह की। एक बात और बता दूं मैं आपको, जी हमारे यहाँ पर जो आज की डेट में मैं बहुत सारे स्कूलों में देखता हूँ, बिल्डिंग फंड इतना जमा करा दो जी, एडमिशन फीस इतनी जमा करा दो जी, लाखों में लेते हैं, लाखों में, लाखों में। मैं छोटे छोटे स्कूल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ दो चीज बिल्कुल नहीं होंगी। मेरा ये रिकॉर्ड कर लें, और रिकॉर्ड के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
बिल्डिंग फंड के नाम पे हम किसी भी स्टूडेंट से, चाहे वो भले ही कितने अमीर बच्चे, अमीर फादर मदर है, उसके पेरेंट्स हैं, हम स्कॉलर मतलब किसी से भी बिल्डिंग फंड पे पैसा नहीं लेंगे। एडमिशन पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, जो जैसे एडमिशन ये कर दो ये कर दो, वो कुछ नहीं लेंगे। हमारे पास जो फंड आ रहा है वो समाज के लोगों से आ रहा है। समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो 1-1 करोड़ रुपए भी एजुकेशन के लिए देने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही, कंपनियां भी बिल्कुल देने के लिए तैयार है, एनआरआईज भी देने के लिए तैयार है। कोई आदमी सीनियर सिटीजन है, अब उसके मान लो थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो करोड़ों रुपए देने को तैयार है। मान लो बच्चे विदेश में रहते हैं, वो यहाँ अकेले रह रहे हैं। हमारे, मैं तो क्योंकि 65 साल का हूँ और आप तो मुझे पर्सनली भी जानते हो इतने जी, दिनों से, तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई किसी से लोगों की कोई कमी नहीं है। हम लोग तो केवल और केवल जो लोगों को जोड़ रहे हैं वो एक ही काम कर रहे हैं कि भैया बच्चे का पढ़ जाए। पैसे से हमें कहीं से भी लाने पड़े, कुछ भी लाने पड़े, हमारे पास समाज में बहुत लोग हैं। अभी भी मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए की एंट्री है, मैं रिकॉर्ड के साथ आपको बोल रहा हूँ कि भाई 1 करोड़ हमको देना, क्या करना, सरिया दे दोगे हमको, क्योंकि बिल्डिंग बननी शुरू होने वाली है। जी, 6 महीने के अंदर अंदर इसका शिलान्यास हो जाएगा। तो हमारे पास आज भी लिस्ट है दानदाताओं की, सहयोगकर्ताओं की, ट्रस्टियों की, जो अभी से हमारे पास लिखित में आ गया है, भाई हमको ये देना, हमको ये देना, हमको ये देना। बिल्डिंग बन जाएगी तो 50% से हम पैसा जरूर लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग को भी चलाना है, आगे स्कूल भी रन करना है। तो 50% बच्चों से हम पैसा लेंगे, जो लोग पेरेंट्स उनके दे सकते हैं। जो नहीं दे सकते हैं उनको कुछ भी परसेंटेज, किसी को 50% देंगे, किसी को 75% देंगे, और योगी जी चाहेंगे तो 100% भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जी, फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। केवल एक छोटा सा इंटरव्यू होना है। एक्चुअल भाई पोजीशन क्या है पेरेंट्स की, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। कई लोग बहानेबाजी तो लगाते हैं ना, जी बिजनेस बिल्कुल नहीं है, सही, ये हो गया वो हो गया। तो वो सारे रिकॉर्ड एक बार चेक करके उसको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और उसको कोई पैसा फिर नहीं जमा कराना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया, योगेश सर ने भी बताया हमें कि ये रजिस्ट्रेशन जो है अभी से शुरू हो जाएगा और 2025 तक जो है वो स्कूल बिल्कुल रेडी हो जाएगा बच्चों के लिए, समाज के लिए जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बच्चों जी। का तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगर कोई अध्यापक आपके इस स्कूल में सेवाएं प्रदान करना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी ऐसी इन 3 सालों में कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा? क्या कहना चाहेंगे योगेश सर इसके बारे में आप? ये मैं आपको एक बात बता दूं इसके लिए। जी, हमारा प्रोसीजर आज से ही चल रहा है। ओके, स्टाफ का सिलेक्शन का एक हमारा बोर्ड है, वो बोर्ड आज वर्क कर रहा है। सपोज करो कोई हमारे को हिंदी टीचर आज अच्छी मिल रही है कहीं से, तो हम उसको आज ही रिजर्व कर लेंगे जी, ठीक है आप 2025 में से आप हमारे यहाँ सेवाएं दें। कोई इंग्लिश टीचर जी, अच्छी मिल रही है तो आज से ही, क्योंकि टीचर्स का क्या होता है, जो जहाँ स्कूल में कर रहे हैं वो जल्दी से छोड़ते नहीं है। तो हम अभी से उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी प्रिंसिपल है, वो बहुत बड़े स्कूल में है, मैं अभी नाम भी यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, जी, लेकिन जी, उनको अभी से हमने सेलेक्ट कर लिया है कि भाई स्कूल की फर्स्ट प्रिंसिपल आप होंगे। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर वो आज ही से सिलेक्शन है उनका। अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है एकदम बिल्कुल इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आज ही हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वाइस प्रिंसिपल हम सेलेक्ट कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर है वो आज ही हम सेलेक्ट करेंगे, और चल रही है। कई लोग मिलिट्री के एक्समैन से बात चल रही है बहुत सारे लोगों से, ब्रिगेडियर, कर्नल, इस तरह का हमारा जो होगा। कर्नल तो कम से कम होगा ही होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, जो पूरे स्कूल को एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो अभी से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। अभी उनको हम ये जी, नहीं कर रहे सैलरी दे रहे हैं, उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, कंफर्मेशन लेटर दे रहे हैं कि भाई आपको ठीक, टेंटेटिव ये अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। जब स्कूल रन करेगा 2025 में, तो उससे पहले आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। अभी से हम लोग ले रहे हैं। हमारे यहाँ करीब करीब जो है 70 वैकेंसी यहाँ हैं टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए। आज से हम लोग ले रहे हैं। कोई आदमी अभी हमको जमा कराएगा, मेल फीमेल कोई भी, तो हम उसको आज ही लेने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ करीब करीब 25 आया की जरूरत है टोटल स्कूल में। अभी से हम लोग उनके एप्लीकेशन ले रहे हैं आया के लिए। जी। जी, जी। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने सारा कुछ बताया, मगर फिर भी पेरेंट्स के मन में एक सवाल बहुत बार बार आता है, क्योंकि जब बोर्डिंग स्कूल की बात आती है तो सुरक्षा व्यवस्था की बात तो ज़रूर आती है। तो योगेश सर से जानना चाहूंगी कि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होगी, क्योंकि पेरेंट्स को
अपने बच्चों को पढ़ाना भी आगे भी लेके जाना चाहते हैं और उनकी सक्सेस में कोई अड़चन ना आए, वो सब सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मगर वहां पे सेक्रीफाइस करने को तैयार है जब वहां पे उनको पता चल जाता है कि हाँ, हमारे बच्चों को यहाँ पे सुरक्षा भी दी जाएगी, कोई उनको खतरा नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है। तो किस प्रकार से आप इस बात को लेते हैं? देखिए, हर माँ बाप, मैं भी आज बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो माँ बाप क्या चाहता है कि मेरा बच्चा भी जाए, वहां पर अच्छा वातावरण बात करे, वो एंटर कर जाए और वो सुरक्षित भी रहे किसी भी एंगल से। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, विजेंद्र जी ने, जो भी कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मतलब वो अच्छे लोगों की, वहां पर बच्चा बिल्कुल ऐसे महफूज रहेगा जैसे घर में रहता है। तो वहां पर हर तरह का वातावरण, घरेलू वातावरण होगा। टीचर भी, अध्यापक भी, एवं भी, जो भी वहां पर कर्मचारी होंगे, बाकायदा पूरी छानबीन के साथ में उनको रखा जाएगा। और वहां पे बच्चा हर तरह से जैसे आज की डेट में माहौल है, हर तरह से वहां पर सुरक्षित रहेगा। ये हमारा पूरा का पूरा ये लक्ष्य है। और इसके ऊपर जो ये 3 साल है 2020 तक, इसके बराबर वर्किंग चल रही है। जी, तो एक और सवाल जो है वो पेरेंट्स के मन में रहता है, क्योंकि हम सब भी पेरेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये सवाल उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महाराजा अगस्त सिंह विद्यापीठ देहरादून में किसी विशेष जाति के धर्म के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा या फिर सबको एडमिशन मिलेगा? क्या उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के परिवार के बच्चे भी होंगे उनमें? ये मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं या सर से कर रहे हैं? जी, किससे कर योगेश रहे हैं सर क्वेश्चन? नहीं है, आप ही हैं हमारे साथ। नहीं, योगेश योगेश सर नहीं है। अच्छा चलिए, इसमें मैम ऐसा है, हम लोग कोई जाति धर्म को देख करके एडमिशन नहीं लेंगे। ये जो स्कूल का जो खुला हुआ है एडमिशन प्रोसेस, वो सब जाति धर्म के लिए खुला हुआ है। लेकिन हम केवल उन्हीं का एडमिशन लेंगे जो हमारी सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, उनको जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। उन्हीं बच्चों का एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, उन्हीं का बच्चों का यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। बस ये मुझे कहना है, कोई इधर उधर का कोई एडमिशन नहीं लिया जाए। इसमें जो एडमिशन का जहाँ तक सवाल है, अभी तो जबकि कुछ हुआ नहीं है, तो शुरू होने वाला है। अभी मेरे पास कम से कम 100 रजिस्ट्रेशन अभी तक आ चुके हैं विदेशों से। इसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तो बच्चे होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें विदेशों के भी बच्चे आएंगे। जो हमारे अग्रवाल समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग विदेश में रहते हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन उनको ही दिया जाएगा जो सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं। उन्हीं बच्चों को एडमिशन इसमें दिया जाएगा। हमारे पास ओपन है, कोई किसी का भेदभाव नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन भैया आपको सनातन धर्म तो मानना पड़ेगा, तभी उसको एडमिशन मिलेगा। जी जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृत का पता होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का जो रूट है, अगर वो रूट से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली भारत देश के लिए वो बहुत कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो वो बाहर वाले देशों में भागेंगे और बाहर के देशों को ही जो है वो फ़ायदा देंगे। यहाँ से पढ़ाई करके अगर बच्चे बाहर जाने की इच्छा रखते हैं तो ये एक सबसे बड़ी हार है हमारे शिक्षक वर्ग के लिए कि हम बच्चों को किस ओर लेके जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि हमारे बच्चे हमारे ही देश में रह के इंडिया को जो है वो कामयाब बनाएं, खुद भी सक्षम बने और इंडिया को भी जो है वो सक्षम बनाएं। कामना करते हैं कि आपकी ये परियोजना जल्द ही पूरी हो और देश भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करें। हमारे आज के शो के 2 मोती यानी कि डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी एंड श्री योगेश सिंघल जी, जिनसे हमने आज बात की, हमारे शो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलना होगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। हमारी यही कामना है, सुरक्षित रहें, खुश रहें, संपन्न रहें। हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम आपको कैसा लगा? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी अगर इस शिक्षा
देहरादून हमारी ये जो परियोजना के ऊपर हमने आज बात की, इसके लिए आपके मन में और भी कोई बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अपने गेस्ट स्पीकर्स को दोबारा आपसे रूबरू करवाएंगे ताकि आप अपने सवाल डायरेक्टली उनसे पूछ सकें और आप अपने मन के डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी, श्री जोगेश जी, आपका जो कार्य है वो भगवान जी, हम आशा करते हैं, उनसे प्रे करते हैं कि वो जल्दी ही पूरा हो। आपने जो सपना देखा है वो पूरे भारतवर्ष की लिए देखा है और पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा है 2025 के आने का कि ये स्कूल कब खुले और कब जो है बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। और हम सब भी बहुत उत्सुक हैं आपके इस कार्य को लेके। भगवान करे आप इसी तरह से महाराजा अगस्त सिंह जी का जो सपना है वो पूरा करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, खुश रहिए, मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये जो जोड़ी है मेरी डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल और नेशनल रिफॉर्मर NR